आज हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद किसान नेता अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जो किसानों का संगठन है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने आंदोलन वापस लेने के लिए अब 6 शर्तें और लगा दी हैं। और आज मेरे हाथ में वो चिट्ठी है, मैं उस चिट्ठी की एक कॉपी आपके सामने लेकर आया हूं और आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। 21 नवंबर को ये चिट्ठी लिखी गई है और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये लिखी गई है और इसमें सब्जेक्ट में लिखा है योर मैसेज टू द नेशन एंड फार्मर्स मैसेज टू यू, यानी जो विषय है वो है कि आपने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और अब किसानों का आपके नाम संदेश। उसमें लिखते हैं डियर प्राइम मिनिस्टर, crores of farmers of the country heard your address to the nation on the morning of 19th November. We noted that after 11 rounds of talks you chose the path of unilateral declaration rather than a bilateral solution. We are glad that you have announced the decision to withdraw all 3 farm laws. We welcome this announcement and hope that your government will fulfill this promise at the earliest and in full. अब लेकिन आगे वो ये कहते हैं कि अब हमारी ये 6 शर्तें और हैं, इन शर्तों को आप मानिए। You have appealed to farmers that now we should go home. We want to assure you that we are not fond of sitting on streets. We too desire that after resolving these other issues as soon as possible, we return to our homes, families and farming. If you want the same, then the government should immediately resume talks with Sanyukt Kisan Morcha on the above 6 issues. Till then, the Sanyukt Kisan Morcha will continue this मूवमेंट। यानी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप वापस लौट जाइए, हम भी वापस लौटना चाहते हैं, अपने परिवारों के साथ अपने घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन अब आप हमसे ये जो 6 मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं इन पर बात शुरू कीजिए और जब आप ये शर्तें मान लेंगे तब हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। जो 6 शर्तें हैं उसमें सबसे ऊपर है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंग्रेजी में कहें तो, और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग सबसे बड़ी मांग है। आज हम आपको इस MSP नाम के जिन्न के बारे में बताएंगे जो किसान नेताओं को बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन सच यह है कि MSP भारतीय अर्थव्यवस्था का भी दिवाला निकाल देगा और इससे किसानों के हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आज हम MSP की पूरी ABCD आपको समझाएंगे। ये आज जो हम बात बताने वाले हैं, हम चाहेंगे कि हमारे देश के किसान ध्यान से इन बातों को सुने। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि किसानों की 6 मांगे क्या हैं। पहली मांग है देश में MSP को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी MSP पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाए जो ऐसा नहीं होने पर आरोपियों को दंडित कर सके। हमारे देश में MSP की व्यवस्था 55 वर्ष पुरानी है, लेकिन इसे आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। दूसरी मांग है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट्स बिल को वापस लिया जाए। इसके तहत फिलहाल बिजली बिल पर किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिला करेगी। इसके अलावा किसानों का आरोप है कि बिजली की दरें भी पहले से बढ़ा दी जाएंगी जिससे खेती करना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये सब वापस लिया जाए। तीसरी मांग है कि मौजूदा कानून में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसे खत्म किया जाए, यानी किसान पराली जलाते रहेंगे और इस पर कानून ना बनाया जाए और उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। चौथी मांग, किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिए हैं उन तमाम केसेस को वापस लिया जाए। अकेले दिल्ली में पिछले 1 साल में 53 FIR दर्ज हुई हैं और 183 किसानों को गिरफ्तार किया गया है और इन किसानों पर हत्या, दंगे भड़काने, पुलिस को काम करने से रोकने और धमकी देने जैसे गंभीर मामले हैं। इनमें 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का वो मामला भी है जिसमें पुलिस अदालत में चार्जशीट जमा करा चुकी है, लेकिन किसान चाहते हैं कि अब ये सारे मामले पहले वापस लिए जाएं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की तस्वीरें आप भी भूले नहीं होंगे। इस हिंसा में किसानों के अलावा 425 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आपको याद होगा, किसान तो कोई घायल नहीं हुआ था उस दिन। एक किसान की मृत्यु जरूर हुई थी, लेकिन वो अपने ट्रैक्टर की वजह से हुई थी, लेकिन 425 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और लाल किले पर धार्मिक झंडे भी उस दिन फहराए गए थे। इस हिंसा का मुख्य आरोपी एक दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति था
जिसे बाद में बेल मिल चुकी है। सोचिए, क्या हिंसा के ये मामले अब वापस लिए जाने चाहिए? क्या ये जो दीप सिद्धू है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या इसके ऊपर जो मामला चल रहा है वो भी वापस ले लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर भविष्य में हो सकता है दिल्ली दंगों के आरोपियों को भी छोड़ने की मांग की जाए और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विरोध में हमला करने वालों का भी बचाव हो जाएगा। यानी जो दिल्ली में दंगे हुए उनके केस भी वापस हो जाएंगे और जो कश्मीर में आजकल हो रहा है उनके केसेस भी वापस ले लिए जाएंगे। ये आपको तय करना है कि क्या दंगा भड़काने और हत्या करने वाले लोगों को छोड़ना चाहिए या उन पर मामला चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। किसानों की 5वीं मांग है, लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी ये भी अब इसमें लिस्ट में आ गया है उनका नाम। तो वो कह रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनका इस्तीफा लिया जाए। और आखिरी मांग है, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक शहीद स्मारक बनाया जाए। किसान संगठनों का कहना है कि इस आंदोलन में 700 किसान मारे गए हैं, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो 700 किसान मारे गए हैं, अब किसान नेता चाहते हैं कि इनको लेकर एक शहीद स्मारक बने सिंगू बॉर्डर पर। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो किसान 3 दिन पहले तक केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का ही विरोध कर रहे थे, वही किसान अब केंद्र सरकार से एमएसपी कानून लाने की मांग कर रहे हैं। यानी इस आंदोलन के केंद्र में कानून ही है, लेकिन अब कानून बदल चुके हैं। जो 3 कानून थे कृषि कानून, वो तो वापस हो जाएंगे, लेकिन अब यह नया कानून आ गया है। एमएसपी का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। और आज हम जो बात आपको बताने वाले हैं, हम चाहते हैं हमारे देश के किसान, उनके परिवार ध्यान से सुने। और अगर आप किसान नहीं भी हैं तो भी आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम की बात है। हर नागरिक को ये देखना चाहिए। ये वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है। इससे होता यह है कि फसलों के दाम जरूरत से ज्यादा गिर जाने पर भी किसानों की लागत निकल जाती है और उन्हें कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाता है। भारत में फिलहाल 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, जिनमें गेहूं और धान की फसलें प्रमुख हैं। हालांकि भारत में इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तब देश में एमएसपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तब भी इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। उस समय हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो कहीं से भी नहीं था और दूसरे देश हमारी खाद्य जरूरतों को पूरा करते थे, यानी अनाज हम दूसरे देशों से खरीदते थे। हमारे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने की पहली कोशिश 1964 में हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था गेहूं और चावल का एमएसपी तय करना। लाल बहादुर शास्त्री का कहना था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतना पैसा जरूर मिले कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। उस समय एमएसपी तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर अब कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। भारत सरकार की यही एजेंसी आज भी देश में 23 फसलों का एमएसपी तय करती है। और आपको तो पता ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कुल मिलाकर कहें तो एमएसपी की व्यवस्था 55 वर्ष पुरानी है, लेकिन सोचिए जो व्यवस्था 55 वर्षों में किसानों के घाटे को आज तक कम नहीं कर पाई, क्या उसे कानूनी रूप देने से किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? यानी ये 55 साल पुराना आइडिया है। इन सवालों का सीधा और संक्षेप में जवाब यह है कि एमएसपी के कानून बनने से किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी आज हम आपको बता रहे हैं। खासकर देश के उन 86% किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। यानी हमारे 86% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। इसे आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गांव में 2 किसान रहते हैं। एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और दूसरे के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, यानी एक छोटा किसान एक बड़ा किसान। जिसके पास कम जमीन है वो किसान सालाना 5 क्विंटल धान उगा पाता है, क्योंकि उसके पास जमीन कम है। और जिसके पास ज्यादा जमीन है वो किसान सालाना मान लीजिए 50 क्विंटल धान उगाता है। अब सरकार दोनों को उनकी फसल का एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, लेकिन इससे फायदा उस किसान को ज्यादा होता है जिसके पास
ज्यादा जमीन है, यानी गरीब किसान को कम पैसा मिलता है और अमीर किसान को ज्यादा पैसा मिलता है। ज्यादा जमीन वाले किसान को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उसका उत्पादन ज्यादा होगा, इसलिए उसका मुनाफा भी ज्यादा होगा, जबकि छोटे किसान के हाथ कुछ ज्यादा नहीं आएगा। वर्ष 2015 में भारत सरकार की एक कमेटी ने बताया कि देश में एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। सोचिए, सिर्फ 6%, यानी 94% किसान ऐसे हैं जिन्हें इसका कभी लाभ मिलता ही नहीं। ऐसा दो वजहों से होता है। पहला, देश के सभी जिलों में सरकारी मंडियां नहीं हैं जिससे किसान अपनी फसलें सरकार को आसानी से बेच सके, और दूसरा, सरकार के पास फसलों को स्टॉक करने के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का काम कैसे कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि देश में जिन 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता भी है, उनमें 85% किसान सिर्फ 2 राज्यों में हैं, और वो हैं पंजाब और हरियाणा। यानी सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है, बाकी के राज्यों के किसानों को नहीं। यानी जिन राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, असल में वही किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि किसान के इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और पंजाब के, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा इन्हीं को होता है। हालांकि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने सारे किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा मकसद भी यही है कि किसानों की आमदनी ज्यादा होनी चाहिए और आप समृद्धि के साथ अपने परिवार के साथ रहें। जी न्यूज ने, ये तो आंदोलन अब शुरू हुआ है, किसानों के बारे में सबसे ज्यादा अगर कवरेज किसी चैनल ने की है तो हमने की है, और ये किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इन किसानों को आज कुछ आंकड़े हम दिखाना चाहते हैं। भारत सरकार किसानों से एमएसपी पर जो अनाज खरीदती है, उसे गरीबों के बीच पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सस्ती दरों पर दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। तो पहली बात आप ये समझिए कि ये जो एमएसपी देकर सरकार ये पूरा अनाज जो खरीदती है उसका करती क्या है, क्यों खरीदती है सरकार? सरकार इसलिए खरीदती है ताकि वो गरीबों में उस अनाज को बांट सके। ये काम भारत सरकार के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक एजेंसी करती है, एफसीआई। अब सरकार का खर्च सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं होता। सरकार को मंडी टैक्स देना पड़ता है, इसके ऊपर आड़ती का टैक्स देना पड़ता है, रूरल डेवलपमेंट सेस देना होता है और मजदूरी का अलग से खर्च करना पड़ता है। और सरकारी गोदामों में अनाज को स्टोर करके रखना भी काफी महंगा काम है। जैसे अगर गेहूं की एमएसपी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल है, तो पीडीएस में जनता को जब ये गेहूं बांटा जाएगा तो सरकार को लगभग ये 2,500 में नहीं बल्कि 3200 से 35 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास इसका दाम पड़ेगा, क्योंकि 2,500 में खरीदने के बाद इसमें दूसरा खर्चा भी है, दूसरे टैक्स भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। लेकिन लोगों को जो गेहूं सरकार ने 3500 रुपए के आसपास पर क्विंटल के दाम पर लिया है, मतलब पूरा जो उसका खर्चा हुआ है वो 3,000 से 3,500 के आसपास है, लेकिन ये गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम के कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा देश के लोगों को। और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को यही अनाज मुफ्त में बांटा था। अब अगर केंद्र सरकार एमएसपी को कानून बना देती है तो उसे मौजूदा 23 फसलें खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिस पर उसका सालाना खर्च होगा 17 लाख करोड़ रुपए। तो आप फिर से देख लीजिए, सालाना खर्च होगा 17 लाख करोड़ रुपए। यह पूरे देश के सालाना बजट का 50% है, यानी आधा है। इस साल के लिए हमारे देश का कुल बजट लगभग 34 लाख करोड़ रुपए है। किसानों की मांगों के अनुरूप अगर सरकार सभी फसलों का एमएसपी भी देती है तो शायद उसका खर्च देश के सालाना बजट को भी पार कर जाएगा। और एक अध्ययन यह कहता है कि इतने खर्च के बाद भी देश के केवल 60% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाएंगे, यानी 40% किसानों को तब भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब अगर केंद्र सरकार ने केवल 2 साल तक भी इन 60% किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी तो पूरा देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। बहुत नुकसान होगा अर्थव्यवस्था को, यानी देश का दिवाला निकल जाएगा अर्थव्यवस्था का, और किसानों के हाथ भी कुछ खास लगने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इससे भारत का बाजार भी पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा।
वो इसलिए क्योंकि सरकार एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद को अपराध की श्रेणी में तो डाल सकती है, लेकिन किसी भी प्राइवेट प्लेयर को फसल खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए अगर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कानून बना भी दिया और उसके विरोध में देश भर के व्यापारी एकजुट हो गए तो सरकार क्या करेगी? ऐसे में सरकार पर इन फसलों की खरीद का दबाव और बढ़ेगा और देश में एक नया संकट पैदा हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर आप लोग यानी आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और हो सकता है कि 1 किलोग्राम आटा या 1 किलोग्राम दाल आपको 2 से 3 हजार रुपए में भी इसके बाद ना मिले, यानी इससे महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि सरकार और जो व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सब अब महंगे दामों पर अनाज को खरीदेंगे और महंगे दामों पर खरीदेंगे तो महंगे दामों पर बेचेंगे भी, क्योंकि वो भी अपना मुनाफा कमाएंगे। और जब महंगे दामों पर अनाज बिकने लगेगा, दालें बिकने लगेंगी, सब्जियां और महंगी हो जाएंगी, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और देश में महंगाई और बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि पश्चिमी देशों का जो मीडिया और सरकारें किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करती आई हैं, वही इस कानून का विरोध भी करेंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.